नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एजुकेशन बरेली में। आज हम लोग 10th क्लास की प्रश्नावली 3.5 के नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। इससे पिछले जितने भी प्रश्न थे हम उस पिछली क्लास में कंप्लीट करा चुके हैं। तो आइए, नेक्स्ट प्रश्न था इसका कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। हमें क्या करना है? रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है। रैखिक समीकरणों के युग्म का मतलब इन्होंने जो भी डाटा हमें दे रखा है उस डाटा को कलेक्ट करके हमें क्या बनाना है? समीकरण बनानी है, रैखिक समीकरण। उनके हल निकालने, यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि हमें जो भी एक डाटा दे रखा है उस डाटा के हमें समीकरण बनानी है, युग्म बनाना है। उस युग्म को हमें हल करना है और किसी भी बीजगणित विधि, ये लिखा है किसी भी बीजगणितीय विधि, कोई भी लगा सकते हैं। कौन कौन सी विधियां होती हैं हमारे पास? भाई प्रतिस्थापन विधि थी, वज्रगुणन विधि भी है, विलोपन विधि भी है। तीनों विधियों को हमने कायदे से समझा था। देखते हैं पहला प्रश्न क्या दे रखा है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए रुपये 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, या सीधा सा प्रश्न है कि एक भोजन का क्या है, हमें क्या दे रखा है? नियत भाग दे रखा है। भोजन का जो मासिक व्यय है वो क्या है? नियत दे रखा है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति भोजन करता है, जैसे ए ने कितने दिन किया है? 20 दिन, तो वो 20 दिन जो नियत है पैसा वो तो देना ही है, कि उन्होंने एक वैल्यू फिक्स कर दी, मान लो 100 रुपये फिक्स कर दिया कि हमें 100 रुपये देना ही देना है, वो तो वो उन्हें देना ही देना है जो नियत है। इसके अलावा अगर 20 दिन भोजन व्यक्ति और करता है तो क्या दे रहा है? 1000 रुपये उसे देने पड़ते हैं। ठीक, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, पहले मान लेते हैं नियत क्या है। माना मासिक व्यय का नियत भाग हम लोगों को एग्जैक्ट तो पता है नहीं, हमने मान लिया x रुपए है। क्या है? x रुपए। नियत x रुपए, तो शेष भोजन का कितना मान लें हम? y मान लेते हैं। तथा अतिरिक्त व्यय, या हम लोग क्या लिखे भाई, इसमें साफ साफ लिखा है कि 20 दिन भोजन अदा करता है तो इतने अधिक व्यय करना पड़ता है, या 1000 रुपये व्यय करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे तथा भोजन का अतिरिक्त व्यय कितना होगा? मान लिया हमने y रुपये। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि नियत कितना था हमारा? x रुपये, और अतिरिक्त कितना है? y रुपये। तो हम इसी हिसाब से हम क्या करेंगे? उन लोगों को पे करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न एक ही बात कर लें। विद्यार्थी ए द्वारा, ठीक, अगर विद्यार्थी एक ही बात करेंगे हम तो क्या लिखा है कि शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। अब आया, जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय करने पड़ते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ कि x क्या हुआ? हमारा नियत, यानी कि जो नियत है हमें वो तो देना ही है, कांस्टेंट जो उन्होंने वैल्यू फिक्स की है वो तो हमें देना ही देना है पैसा। इसके अलावा जो अतिरिक्त है, जैसे हम आपसे बोलें कि अगर कोई पेन 2 रुपए का है,
आपसे बोला जाए कि 5 पेन की कीमत कितनी होगी, आपने बोल दिया 10 रुपए। कैसे? आपने 2 और 5 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ क्या होगा कि हमने क्या माना था, अतिरिक्त व्यय माना है 22 रुपए, ये पर डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से, लेकिन 20 दिन उसने किया तो 20 की इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो नियत और 20 दिन का जितना अतिरिक्त रुपए है वो दोनों मिला के कितना दे रहा है, 1000 रुपए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी हमारी समीकरण 1। अगर इसी को आगे देखें, बी की बात कर लें, तो उन्होंने कहा विद्यार्थी बी के लिए क्या हो जाएगा, 26 दिन, यानी कि जो नियत है x रुपए वो भी देना है, 26 दिन का कितना बना बाई के हिसाब से 26 बाई रुपए वो भी देना है। उन दोनों को मिला के कितना दे रहे हैं वो लोग, 1180 रुपए पे कर रहे हैं। विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए, बी के लिए क्या दे रखा है भाई, नियत तो देना ही देना है। उसके बाद उनका क्या था, 26 दिन का था, 26 दिन का मतलब 26 बाई, और कितने के बराबर था ये, 1180 रुपए की। ये होगी हमारी समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को हम लिखते हैं, क्या करें, ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण या समीकरण 2 में से 1 को हटा दीजिए। जैसे 2 में से 1 को हटाएंगे तो x प्लस 26 पाई इक्वल टू 1180। इसमें से हम पहली घटा देंगे, पहली क्या थी हमारी नियत, और नियत के अलावा क्या था, 20 दिन का था, यानी कि 20 बाई, और कितने रुपए दे रहे थे, 1000 रुपए। जैसे इसे घटाएंगे ये चिन्ह चेंज होंगे, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस आएगा और ये माइनस आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बचा क्या, 26 बाई में से 20 बाई को हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 6 बाई, और इधर क्या बचेगा, 1180 में से 1000 जाएगा तो 180। ठीक, यहां से यदि हम बाई को देखें तो क्या आ जाएगा, 180/6, इसे काटेंगे 3 बार जाएगा और 0 आ जाएगा, यानी कि बाई का मान कितना आ गया, 3 और 30, बाई इक्वल टू 30 रुपए। ठीक है, इस बाई के मान को उठाएंगे, किसी भी समीकरण में हम लोग रख सकते हैं, आप लोग फ्री हो, चाहे पहली समीकरण में इसका मान रख दीजिए, चाहे आप दूसरी समीकरण में रख दीजिए। हम लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर, जैसे ही 1 में रखेंगे क्या है हमारी समीकरण कि x प्लस 20y इक्वल टू 1000, यानी x प्लस 20 और y का मान कितना आ गया, 30 इक्वल टू 1000। क्या आ गया, x प्लस ये क्या, 3 दूनी 6 यानी 600 इक्वल टू 1000, यानी x इक्वल टू क्या जाएगा, 1000 माइनस 600, यानी कि x का मान कितना आ गया, 400 रुपए। यानी कि जो हॉस्टल या जो छात्रावास था हमारा, उसका जो नियत उनने व्यय दे रखा था मासिक, वो कितना होगा, 400 रुपए, और उसके अलावा आप लोग भोजन करते हैं तो उसका हमें जो पे कर रहे हैं पर डे के हिसाब से, वो कितना पे करना है हमें, 30 रुपए। तो लिख देंगे हम लोग, अतः नियत व्यय क्या माना था हमने, x रुपए माना था, और x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान कितना आया था अभी, यानी 400 रुपए, तथा अतिरिक्त व्यय, जो हमारा अतिरिक्त व्यय होगा, अतिरिक्त व्यय कितना माना था हमने, 22 रुपए, और बाई का मान कितना आ गया हमारा, 30 रुपए। ठीक, देख लीजिए एक बार इसे और से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और भाई 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया
जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि भिन्न है क्या। भाई भिन्न की बात करते हैं। भिन्न क्या होता है कि जो भी नंबर अंश बटे हर के रूप में दे रखा होता है वो क्या होता है, हमारी भिन्न होती है। कि माना, लिख देते हैं माना भिन्न क्या है, x बटे वाई। एक्स बटे वाई, ये क्या होता है, x हमारा अंश होता है और y क्या होती है, y क्या होगा, हर। ठीक, अब प्रश्न पढ़िए। प्रश्नानुसार कारण एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से घटाया जाता है। किस में से घटाना है, अंश में से। केवल अंश की बात की है तो हम अंश को देखेंगे। बाई जो हर दे रखा है बाई, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो है हर उसी को रखेंगे हम, क्योंकि हमसे पूछा गया अंश में। यानी एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। बस इतना सा सवाल पढ़ेंगे। तो अंश से 1 घटाइए तो क्या हो जाएगा, x-1। हर की इन्होंने बात ही ना की है तो हर को ऐसा ही रहने देंगे। और जब इतना करने के बाद भिन्न क्या हो जाती है, 1/3। ठीक, इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की इधर हो जाएगी, y की इधर हो जाएगी, यानी क्या आएगा 3x-1 इक्वल टू वाई। ये क्या हो गया, 3x माइनस का 3 इक्वल टू वाई। ठीक, क्या होगा, यहां लिख लेते हैं, y को इधर ले आइए, 3 को इधर ले जाइए, तो 3x माइनस का y इक्वल टू क्या आ गया, 3। ये होगी समीकरण 1। ठीक, पुनः प्रश्नानुसार दोबारा से प्रश्न को देखिए। दोबारा कहा गया है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अच्छा, 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी कि हर की बात कर रहे हैं, अंश को इन्होंने नहीं बोला है। हर में हम क्या करेंगे, 22 था हर, इसमें 8 जोड़ देंगे तो भिन्न क्या हो रही है हमारी, 1/4। तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4x, ये क्या हो जाएगा y + 8। y इधर ले आइए तो 4x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 8। ये हो गई समीकरण 2। अब हमारी 2 समीकरण आ गई, इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे आपस में। x और y के मान निकाल लेंगे। जब x y के मान आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी भिन्न पता लग जाएगी कि भिन्न हमारी क्या थी। देखते हैं, तो हम क्या करें, समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। लिख देते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। हमने क्या किया, 2 में से 1 को माइनस कर दिया, तो 2 हमारी क्या है, पहले लिखते हैं 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। 1 क्या है हमारी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस प्लस और माइनस, ये क्या हो जाएंगे, माइनस का वाई है, ये प्लस का वाई है, ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। बचा क्या, 4x में से 3x गया, 1x बचेगा, 8 में से 3 गया, 5 बचेगा। क्या हुआ, x का मान आ चुका है हमारा। x का मान आ गया, हम x का मान किसी समीकरण में रख देते हैं। हम लिखेंगे x का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, आप लोग फ्री हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जैसे x का मान 1 में रखेंगे क्या मिलेगा हम लोगों को, x क्या थी हमारी समीकरण, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। 3x का मान 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, कितना हो गया, 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। यहां से अगर हम देखें, y को उधर ले जाइए, प्लस की हो जाएगी, 3 को इधर उठा लाइए तो माइनस के 3 हो जाएंगे, 15 में से 3 हो जाएंगे, यानी y का मान कितना आ गया, 12। x का मान 5 आ गया, y का मान 12 आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे सीधी कि अतः भिन्न क्या हो जाएगी, क्या मानी थी हमने, x बटे वाई, और x का मान क्या आया था हमारा 5, और y का मान क्या आया था 12। तो 5 बटे 12 ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर
हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, चाहे तो आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश है, इन्होंने 40 अंक अर्जित किए हैं एक टेस्ट में। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक मिले और अशुद्ध अंक उत्तर के 1 अंक की क्या हुई, कटौती। और यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 4 अंक की कटौती होती तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हमें ये बताना है। अब आप लोग एक बात बताइए कि यदि अभी हम आपका टेस्ट ले लें 10 नंबर का और 5 प्रश्न दे दें 2-2 नंबर के, और आप कोई 3 प्रश्न सही करते हैं तो आपको कितने मार्क मिले, 6 मार्क। ठीक, तो वो क्या हुए, आपके मार्क आपको प्राप्त हुए। अब उसमें अगर हम ये कंडीशन रख दें कि आप अगर कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो उसका सही प्रश्न काट लिया जाएगा, यानी कि जो गलत था वो तो कट गया और जो सही आपने किया उससे हम काट लेंगे, तो उसके मार्क क्या हो जाएंगे, आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक, यानी कि जितने भी अंक आपके कटेंगे वो आपकी जेब से जाएंगे, यानी कि आपकी मार्कशीट से, यानी कि आपकी जो क्या कहते हैं मेहनत है उस पर उसका गलत असर पड़ेगा, यानी कि जितनी भी कटौती होगी वो क्या होगी, हमारे पास से जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और जो हमें प्राप्त होंगे वो प्लस हो जाएंगे। सवाल को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सवाल है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, तो 40 अंक तो उन्हें प्राप्त हुए। हुआ क्या था उसमें, ये देखो, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक मिले तो 3 अंक इन्होंने दिए प्रत्येक प्रश्न उसके उत्तर के, और अशुद्ध की क्या काटा है इन्होंने, प्रत्येक का अंक काटा है। तो अब हमें बताना क्या है कि सही प्रश्न कितने थे और हमारे अशुद्ध प्रश्न कितने थे, और या फिर टोटल उसमें अंक कितने हमें दे रखे थे। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं माना क्या था, टेस्ट था, हम लिख देंगे टेस्ट के सही उत्तर, ठीक, कितने हैं, x। सही उत्तर क्या मान लिए, x, तथा टेस्ट के गलत उत्तर, कितने गलत उत्तर दिए थे उन्होंने, हमने मान लिया y, यानी कि x उत्तर सही है y उत्तर क्या है, गलत है। अब पढ़ते हैं प्रश्न को, या प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है कि यदि सही उत्तर पर 3 अंक मिले, तो हमने क्या माना था, सही उत्तर का x माना था, हमने मान लिया 3 अंक मिले, कब, इन पे सही उत्तर पे, यानी कि सही उत्तर पे, तो कितने हो जाएंगे 3x। और कटे कितने उनके, भाई 1 अंक कटता है, 1 अंक कटता है गलत उत्तर पे, गलत उत्तर कितने हैं, यानी कि y, तो y क्या हो जाएगा, लेस होगा, और जब ये लेस होता है तो उन्हें कितने अंक प्राप्त हुए थे, हमारे 40 अंक प्राप्त हुए थे। ये क्या हो गया, हमारी समीकरण 1। अच्छा, दूसरा देखते हैं, पुनः प्रश्नानुसार, अगर दूसरे कंडीशन की बात करें, अभी करें, यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो सही उत्तर क्या है हमारा x, यानी 4 अंक मिलेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। इसके बाद अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, यानी कि गलत उत्तर क्या था हमारा, हमने क्या माना है अशुद्ध के लिए, y माना है, तो 2 अंक कटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y को हम घटा देंगे, तब इस कंडीशन में उन्हें कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, 50 अंक। ये होगी हमारी समीकरण 2। अब हमारी 2 समीकरण आ गई, इन 2 समीकरणों से हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इन्हें एक जैसा बना लेते हैं। अगर हम किसी एक को काटना है, आपके यहाँ 2 दे रखा है, इसमें हम अगर 2 से भाग, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह 2y आ जाएगा, और 2y से 2y क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट एक दूसरे से हो जाएगा। तो देखते हैं और लिखते हैं हम लोग,
समीकरण 1 में 2 से गुणा माइनस समीकरण 2 कर दीजिए। यानी कि 1 में 2 से गुणा करेंगे तो देखिए ठीक है, इसमें जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, या कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। यानी कि क्या आ गया 6x आ गया, माइनस का 2y आ गया, और क्या आ गया 80 आ गया। दूसरी समीकरण को माइनस कर रहे हैं, क्या है 4x माइनस की 2y इक्वल टू 50। इसे क्या किया माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का बन गया। 6x में से 4x गया 2x बचा, और 80 में से 50 गया हमारा 30 बचा। यानी x का मान कितना आ जाएगा 30/2। इसे डिवाइड करेंगे 15 बार जाएगा, यानी x का मान 15। यानी कि जो सही उत्तर थे या जो सही प्रश्नों के उत्तर थे, या प्रश्न समझ लो ये क्या थे, अगर सही उत्तर दे रहे हैं तो सही उत्तर किसके दिए गए होंगे प्रश्नों के। तो हमने क्या माना था, प्रश्न माना था कि सही उत्तर वाले प्रश्न हमारे x हैं, गलत उत्तर वाले प्रश्न हमारे y हैं। तो हमारे कितना हो गया, सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई 15। आगे बढ़ते हैं, इस x के मान को उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे हम x का मान समीकरण किस में रख दें 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जैसे ही रखेंगे, समीकरण 1 ठीक है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। तो 3x का मान 15 माइनस का y इक्वल टू 40, ये हो गया 45 माइनस वाई इक्वल टू 40। y उधर ले गए 40 घट जाएगा, 45 माइनस 40, यानी y का मान कितना आ गया 5। यानी कि जो गलत उत्तर थे वो कितने थे 5। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या था, प्रश्न में पूछा गया है कि हमें टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो क्या लिखेंगे हम x, यानी कि सही का भी मान आ गया हमारे पास और गलत का भी मान हमारे पास आ चुका है। तो हमसे पूछा गया है कि प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो लिखेंगे हम अतः प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, जो गलत थे वो और जो सही थे वो। दो टेस्ट अगर हम लोगों ने दिया है तो चाहे सही प्रश्न थे, सही प्रश्न के अंक मिले हमें और गलत के कटे, लेकिन प्रश्न तो हमारे दोनों का योग ही था, उसी से हुआ होगा। तो क्या होगा, सही और गलत दोनों ही प्रश्न थे, तभी तो आपने क्या किया भाई, सही के भी आपको अंक प्राप्त हुए, गलत के भी प्राप्त, गलत के क्या वो कटे हुए, तो गलत प्रश्न भी तो टेस्ट के ही थे जो आपने गलत किए हैं। तो क्या हो गया x प्लस वाई दोनों को जोड़ देंगे, x का मान आया था 15, y का मान आया था शायद 5, तो ये कितना हो गया 20। तो प्रश्नों की संख्या क्या थी हमारी 20। तो अतः हमारे प्रश्न कितने थे 20। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार यह नोट कर लीजिए सभी का। आइए और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक बार आप लोग इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद देखते हैं। प्रश्न है, एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यानी कि दो स्थान है A और B, मान लीजिए ये A है और ये B है, जिनकी बीच की दूरी क्या है हमारी 100 किलोमीटर। ठीक, एक कार A से, कोई एक कार है, ठीक है, ये एक कार है A से और दूसरी कार B से। यानी कि एक कार क्या करती है यहां से, ठीक, दो कार दे रखी है हमारे लिए। फिर क्या हुआ, B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, यानी A से चलेगी जो कार और एक B से चलेगी, उनका टाइम क्या है, सेम टाइम है, सेम ही टाइम पे दोनों कार चलती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में, ये भी अगर एक ही दिशा में चलने का मतलब क्या हुआ, अगर भिन्न भिन्न चालों से चलें तो मान ली एक ही दिशा में, या तो दोनों कार इस डायरेक्शन में चलें या दोनों कार इस डायरेक्शन में चलें, एक ही दिशा का मतलब एक हुआ, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती। अगर एक ही डायरेक्शन में चलती
तो वे अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों कार चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती। यदि एक दूसरे के विपरीत चलती, विपरीत का मतलब एक कार इधर जाएगी दूसरी इधर आएगी, तो इसे क्या बोलते हैं, विपरीत। ठीक, तो ये चलती तो 1 घंटे के पश्चात मिलती। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें, माना कार ए की चाल। तो ए की चाल, भाई चाल की बात की गई, हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और तथा कार बी की चाल कितनी हो गई, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो गई, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान ली। तो प्रश्न अनुसार देखते हैं, प्रश्न अनुसार अगर प्रश्न की बात कर लें तो पहले प्रश्न में क्या कहा गया है कि वे 5 घंटे पश्चात मिलती यदि एक ही दिशा में चलती। अगर जब एक दिशा की बात करेंगे हम लोग तो हम क्या करते हैं, आपस में उन्हें माइनस करते हैं। प्रश्न अनुसार भिन्न भिन्न चाल के लिए भिन्न भिन्न, ठीक, तो भिन्न भिन्न चाल की बात की है उन्होंने। चाल यहाँ क्या लिखा गया कि भिन्न भिन्न चालों से, भिन्न भिन्न चालों की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कितनी, 5 घंटे। तो चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में x किलोमीटर। तो 5 घंटे में भाई कितनी चलेगी, 5x। और दूसरी की बात कर लें, वो भी 5 घंटे में कितनी चलेगी, 5y। लेकिन क्या है, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही, तो इसे क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, बराबर। ठीक, दूरी क्या है हमारी, दूरी क्या थी, 100 किलोमीटर। तो इसे मान लिया हमने समीकरण 1। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। इसमें क्या करें, हम 5 में कॉमन ले लें, x माइनस वाई इक्वल टू 100 बचा, और इससे हम इसे काटेंगे 2 यानी 20, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 20। ये होगी हमारी समीकरण 1। सॉरी, इसे हटा दीजिए, इसे मान लेंगे समीकरण 1। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती, एक कार अगर लेफ्ट चल रही है तो दूसरी राइट चल रही है, अगर विपरीत दिशा में चलती, तो जब भाई कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल के पास आ रही है तो समय तो उन्हें मिलने में वैसे ही कम लगेगा, क्योंकि इधर भी एक कार इस साइड से चल रही है, एक बी, ए और बी जब दोनों आएंगी तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी आपस में मिल जाएंगी। तो 1 घंटे का समय लगता है। जब एक का लगेगा तो 1 घंटे को हमने कार ए के लिए ए माना था, कार बी के लिए वाई माना था। तो क्या लिख देंगे, पुनः प्रश्न अनुसार अगर दोबारा से हम बात करें तो क्या होगा, एक की बात कर रहे हैं तो एक से क्या होगा, प्रति किलोमीटर हमने माना ही था, एक कार ए का x और कार बी का y। जब विपरीत चलेंगे तो हम क्या करेंगे, उन्हें जोड़ देंगे। ये कितना हो गया, 100। ये हो गई समीकरण हमारी 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कीजिए, 2 जैसे जोड़ेंगे 1 क्या आती है, x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक, ये कट जाएगा हमारा, ये 2x आ गया इक्वल टू ये आ गया 120। यानी कि अगर हम x का मान निकालें यहां से तो x का मान क्या आएगा, 120 बटे क्या आ गया 2, ये कटेगा, यानी x का मान आ गया 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे की जो है वो क्या है, 60 किलोमीटर। ठीक, चाल x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, x का मान समीकरण, एक काम करते हैं 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर 2। ठीक, किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, जैसे हम 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, तो दूसरी समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 100, यानी कि x का मान कितना है, 60 प्लस वाई इक्वल टू 100। तो y का मान क्या आएगा, 100 माइनस का 60, यानी y इक्वल टू क्या आएगा, 40। ठीक, अब क्या हुआ, x का भी आ गया और हमारा y का भी आ चुका है। तो हमें क्या पूछा था, हमसे सवाल में पूछा गया दोनों कारों की चाल। तो लिख देंगे, अतः कार ए की चाल हमने क्या मानी थी, x मानी थी, और x का मान हमारा कितना आया है, अभी हम लोगों ने किया था, x का मान आया 60, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा जो कार बी है, कार बी की चाल क्या है,
क्या मानी थी हमने, y किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, और y का मान हमारा कितना आया था, अभी निकाला हम लोगों ने 40, तो ये क्या होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को। एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए या फिर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पढ़िए एक बार आप लोग इस प्रश्न को, फिर इसे आगे सॉल्व करते हैं। प्रश्न है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि जो क्षेत्रफल था वो क्या हो गया 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। बताइए आप लोग क्या करेंगे इसमें। भाई आयत की बात कर रहे हैं तो आयत का क्षेत्रफल होता कितना है, पहले उसे लिख लेते हैं। हम लिखेंगे माना आयत की लंबाई हमने क्या मान ली x, और किस में दे रखा है भाई, ये दे रखा है हमें इकाई में दे रखा है, तो हमने x इकाई मान ली। ठीक, तथा जो चौड़ाई है, चौड़ाई उसे हमने क्या मान ली, तथा आयत की चौड़ाई को क्या मान लें हम, आयत की चौड़ाई क्या हो गई, यानी 22 इकाई। ठीक, आयत की चौड़ाई होगी 22 इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल। चौड़ाई यानी लंबाई कितनी है x और चौड़ाई क्या होगी y, तो x y क्या हो गया वर्ग इकाई। ये क्या है हमारा जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो है। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। शर्त क्या है पहली, यह प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है उसे देखिए। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो लिख ही दिया, हम लिखेंगे आयत की लंबाई क्या हो गई प्रश्नानुसार, जब आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई क्या थी x, इसमें 5 इकाई कम कर दी और फिर क्या हुआ इसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी, यानी y + 3 कर दिया, तो ये क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया हमारा। भाई क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई क्या है x - 5, चौड़ाई क्या है y + 3। ठीक, y + 3, तो क्या कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कम जो था उससे कम हो गया, पहले क्या था xy और इसमें क्या हुआ 9 क्या हो गया कम हो गया। इसे सॉल्व करेंगे आपस में, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा xy, x की 3 से करेंगे तो 3x, क्या जाएगा 3x, इसके बाद में क्या आएगा माइनस का 5y माइनस का 15 इक्वल टू xy माइनस के 9। क्या होगा xy यहाँ प्लस का दे रखा है, xy यहाँ प्लस का दे रखा है, या एक तरफ ले जाइए, क्या होंगे चिन्ह क्या होंगे विपरीत होंगे, दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या, जो बचा उसे एक बार नोट कर लेते हैं। बचेगा हमारा 3x माइनस का 5y माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 9, यानी कि 3x माइनस का 5y, ये क्या हो गया 15 इधर जाके प्लस का हो जाएगा माइनस के 9, यानी 3x माइनस का 5y इक्वल टू क्या आ गया 6। ये क्या हो गया हमारी समीकरण 1। अब सेकंड कंडीशन दे रहे हैं कि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे, यानी लंबाई क्या थी पहले हमारी x थी और फिर चौड़ाई क्या थी हमारी y थी, तो लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दीजिए, चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दीजिए, तो क्या होगा 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। तो लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि क्या था हमारा लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे, तो लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दिया और चौड़ाई में 2 इकाई को बढ़ा दें, चौड़ाई y थी
तो ये जो नया क्षेत्रफल आया वो क्या था, पुराने क्षेत्रफल से क्या था, 67 इकाई अधिक था। तो इसमें क्या करेंगे हम, 67 जोड़ देंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और एक्स वाई प्लस का 7 सॉरी, ये क्या हो गया, ये हट जाएंगे दोनों से, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचा क्या 2x प्लस का 3y, और ये क्या बचा 67, ये 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 61 बच जाएगा, यानी 61, यानी क्या आ गया 2x प्लस 3y और क्या आ गया 61, ये होगी समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो समीकरण आ गई, दो समीकरण है, क्या कर देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देंगे, यानी 2 क्या है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, और 1 को ऐसे माइनस कर दीजिए, 1 क्या है हमारी 3x माइनस का 5y और क्या है 6, ये हमें करना है। अब आप एक बात बताइए, ये x का मान यहाँ 2 है, ये x का मान 3 है, यहाँ y का मान 3 है, यहाँ y का मान -5 है, दोनों के गुणांक क्या है, डिफरेंट है दोनों समीकरण में, हमें क्या करना होता है, इक्वल बनाना होता है। तो इक्वल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ 6 बना लीजिए, तो 6 बनाने के लिए क्या होगा कि हमारी जो समीकरण सेकंड है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार क्या करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा, एक बार इसे देखते हैं, तो इसमें जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तब क्या होगा, हमारी समीकरण बैलेंस हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपके लिए रफली कार्य था। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, जैसे तो इसी हम केवल समझाने के लिए किया गया था। अब देखते हैं कि जो समीकरण 2 है हमारी, उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 उसे घटा देंगे और कितने से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो जो समीकरण हमारी 2 है उसमें जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6x आ जाएगा, प्लस 3 3 9y आ जाएगा, और क्या आएगा 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 183। अब समीकरण 2 समीकरण लिखा ही नहीं, समीकरण 1 में किससे करेंगे, 2 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 ये लिखी है, इसमें 2 से करा तो 6x आ गया, ये माइनस का आ गया 10y, और ये कितना आ जाएगा हमारा 12। इसे क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, कितना बचा, ये क्या हो जाएगा 19 का y, 19y हो जाएगा, और ये कितना होगा y 1 बचेगा यहाँ पे, या कितना बचेगा 7 और 1, तो क्या आएगा y का मान, तो y का मान क्या आ गया 171, तो 19 से काटेंगे 9 बार जाएगा, ठीक, तो कितना आ गया y का मान 9 आ गया, यानी कि जो आयत था हमारा, उसकी चौड़ाई क्या आ गई 9 इकाई। नहीं, अब y का मान उठा के किसी भी समीकरण में हम लोग रख सकते हैं, y का मान किस में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही y का मान 1 में रखा तो क्या आ गया 3x माइनस का 5y इक्वल टू 6, यानी 3x माइनस 5 और y का मान है 9 इक्वल टू 6, यानी 3x माइनस का 9 पंजे क्या होता है 45 इक्वल टू 6, क्या आ गया 3x इक्वल टू ये 45 और प्लस का 6 हो जाएगा, कितना आएगा, तो 3x ये कितना हो गया जोड़ के 51, इसे काट दीजिए 51/3, तो क्या आ गया 3, और ये क्या आएगा 3 एकम 3 3 7 21, तो x का मान कितना आ गया 17 इकाई। तो क्या लिख देंगे, अतः जो क्षेत्रफल पूछा था हमसे क्या पूछा था कि आयत की विमाएं पूछी थी सिर्फ, तो विमाओं के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है, लिख देंगे अतः आयत की विमाएं का मतलब हमसे पूछा है लंबाई कितनी आ गई हमारी
लंबाई हमने माना क्या था x, और x का मान हमारा कितना आया था अभी हमारा x का मान कितना था, ये दे रखा है 17, यानी 17 इकाई। और जो चौड़ाई थी वो से बाई माना था, बाई का मान कितना आया था 9, यानी 9 इकाई। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग इस प्रश्न को। एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में इतने ही सवाल थे। नेक्स्ट प्रश्नावली को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और कोई भी प्रश्न में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, उस प्रश्न को हम लोग दोबारा से देखेंगे। ठीक है, और आप अपने चैनल बालाजी एजुकेशन बरेली को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।